सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको आधुनिक कविताओं से पहला कविता है कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कुटिया में राजभवन कविता को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कवि के बारे में परिचय देती हूँ। देखिए, कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। गुप्त जी का जन्म 1883 में चिरगांव झांसी में हुआ। आप मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरावस्था से उबरने के लिए प्रोत्साहित किया। आपकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। ये कवि परिचय में, और इसका प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत और जय भारत ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। पंचवटी, झंखर, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि अन्य रचनाएं हैं। और प्रस्तुत पद्य भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य कविता कुटिया में राजभवन और साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक रामकाव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ये गुप्त जी का कवि परिचय है। और आगे मैंने कुटिया में राजभवन इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। कुटिया में राजभवन ये क्या है? कुटिया यानी इसका मतलब है झोपड़ी में राजभवन, इसका मतलब क्या है? पैलेस। झोपड़ी में पैलेस, इसका अर्थ है जो आप सब जानते हैं। दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को 14 साल तक वनवास में जाने का सजा दिया था, और ये सजा काटने के लिए श्री राम के साथ सीता देवी और लक्ष्मण भी गए थे। और वहाँ वन में सीता जी कैसे वन में जाकर सीता जी 14 वर्ष तक कैसे सुख शांति वन में प्राप्त किया, वो कैसे संतोष प्राप्त किया है। वन में कैसा सीता जी को क्या राज सुख भोगती है, सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं, सीता जी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी भी रहते हैं। और देवर श्री रामचंद्र जी का छोटे भाई देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राजवैभव की कोई मूल्य नहीं है। इस कविता के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने सीता जी के बारे में इस तरह हमको कह रहे हैं कि सीता जी वन में राज सुख भोगती है, वो वन में आते ही क्या राज सुख भोगती है। और श्री रामचंद्र जी स्वयं उसके साथ राजा के समान सम्राट वन में सम्राट की जैसा रहते हैं। और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और दौलत की कोई मूल्य नहीं है, यानी कीमत नहीं है। यहाँ धन और राज वैभव की कोई मूल्य नहीं है। सीता माँ झोपड़ी में वो रह रही है, उसे वो राजमहल से ज्यादा मानती है। सीता जी वन में आकर झोपड़ी में वो रह रही है, वो राजमहल से भी ज्यादा मानती है। उसे वो सुख शांति मिल रही है, वो राजमहल से भी ज्यादा है। झोपड़ी में जो सुख शांति सीता जी को मिल रही है, वो राजमहल से भी ज्यादा है। और वही बात को इस कविता से द्वारा लेखक ने हमें परिचय करने की कोशिश किया है, माध्यम से देने की कोशिश की है। और मैं अभी स्टैंजा को पढ़ाती हूँ, पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझाती हूँ।
बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देता आकर आशीष हम मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह तक तट पर है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं फलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। श्रमवरी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। किस लेकर स्वागत है तो हिला करते हैं, मृद मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नवफल नित्य मिला रहे करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता बार जिला करते हैं। निधि कोले दिखला रही प्रकृति निजमाया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भाई दूर बगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। वह वधु जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। फल फूलों से है लदी डालिया मेरी, वे हरी पतले बरी तालिया मेरी। मुनि बालिए हैं यहाँ आलिया मेरी, तटिनी की लहरें और तालिया मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। देखिए, यह कविता के द्वारा कवि ने सीता जी किस तरह झोपड़ी में राजभवन की जैसा राजभवन से ही ज्यादा सुख प्राप्त करती है, किस ज्यादा मानती है, ज्यादा अच्छा मानती है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। कुटिया यानी झोपड़ी, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। सम्राट यानी राजा, मतलब राजा। सचिव सेक्रेटरी। आशीष मतलब ब्लेसिंग्स। आकर मतलब खजाना। मृग मतलब हिरन। और अभी मैंने एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। सीता माँ यहाँ कहती है कि जिस कुटिया में वो रह रही है वो राजमहल से भी कम नहीं है, राजमहल से कम नहीं है। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने राजा के समान, राजा जैसे हैं, और सचिव देवर लक्ष्मण सचिव जैसे हैं, सेक्रेटरी जैसे हैं। और देते आकर आशीष हम मुनिवर है। यहाँ अनेक मुनिवर यहाँ आकर हमें ब्लेसिंग्स, आशीष यानी ब्लेसिंग्स, यहाँ मुनिवर आके हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। धन तुच्छ है यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। यहाँ के वन संपत्ति के सामने धन तुच्छ है, धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यद्यपि असंख्य आकर है, यहाँ असंख्य, इस जगह बहुत सारे आकर यानी खजाना। आकर का मतलब है खजाना। यहाँ इस जगह में अनेक खजाना है। और पानी पीते मृग सिंह तक तट पर है। यहाँ सिंह और हिरन एक साथ आकर पानी पीते हैं। यूजुअली क्या होता है, सिंह और हिरन हमेशा झगड़ा करता रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये दोनों मिलकर पानी पीते हैं, यहाँ झगड़ा नहीं करते हैं। इस तरह कवि ने इस स्टैंजा में कहने की कोशिश की कि वन में सीता माँ कैसे कितना सुख शांति, सीता माँ को कितना सुख शांति मिलती है।
देखिए दूसरा स्टैंजा, इसके पहले दूसरी बार मैंने एक्सप्लेन करती हूँ। सीता जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे कुटिया, यहाँ जो चौपड़ी में मैं रह रही है वो राजमहल से ही ज्यादा है। यहाँ स्वयं श्री रामचंद्र यहाँ सम्राट है तो देवर लक्ष्मण सचिव है। यहाँ अनेक मुनिवर आके यहाँ हमें ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के प्रकृति सौंदर्य के सामने धन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यहाँ जगह जगह पर असंख्य खजाना है। और यहाँ हिरन और सिंह, लायन और डीर, हिरन और सिंह एक साथ आकर पानी पी रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह की झगड़ा नहीं करते हैं। और दूसरी स्टैंजा, दूसरी पंक्ति देखिए, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। सीता जी कह रही है कि यहाँ वहाँ मुझे फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ आकर मुझे बहुत फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी राजभवन से कम नहीं है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हो। यहाँ मैंने औरों के हाथ, औरों के या मतलब यहाँ कोई मेरे आगे पीछे दास दासियाँ नहीं है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हो, मैंने यहाँ किसी के हाथों से नहीं काम कराती हूँ, मैं मेरा काम स्वयं करती हूँ। अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हो, मैं मेरा काम पैरों पर मतलब अपने मेरे काम मैं यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, दूसरों से काम नहीं कराती हूँ, मेरा काम मैं ही करती हूँ, मैं यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। श्रमवारी बिंदु, श्रमवारी भी श्रम करके पसीना बहकर, पसीना यहाँ मैंने पसीना को बहकर बिंदु, पसीना के बिंदु फल बहाती हूँ। स्वस्थ शुक्ति फलती हूँ, यहाँ मैंने बहुत काम करती हूँ, इससे स्वस्थ शुक्त हमारे मन और शरीर को संतुष्टि मिलती है। हम काम करने से क्या होता है, हमारा शरीर और मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। हमारा स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा, हमारा हमारा हेल्थ अच्छा होता है। हम परिश्रम करने से हमारा हेल्थ अच्छा होता है। यहाँ और अपने अंचल से व्यंजन आप जलती हो। और सीता जी कह रहे हैं कि मैं खुद श्री राम के लिए व्यंजन खाना बनाती हूँ। और इस तरह सीता जी झोपड़ी में राजभवन से ही ज्यादा सुख शांति प्राप्त करती है। देखिए सीता रानी को यहाँ झोपड़ी में आकर, वन में आकर, झोपड़ी में रहकर लाभ ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ सीता रानी के आगे पीछे कोई दास दासियाँ नहीं है, वो अपना काम खुद करती हैं। और श्री राम के लिए श्रमु अरिबिंद पसीना बहाकर काम करती हैं। और श्री राम के लिए व्यंजन मतलब भोजना बनाती है। और तीसरा स्टैंजा देखिए, तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया। सीता जी यह कह रहे हैं कि तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया। यहाँ प्रकृति सौंदर्य के बारे में कहते हैं सीता जी, तनुलता कृपस सफलता स्वाद आज ही आया। मुझे यहाँ वन में आकर तनुलता सफलता, मेरा तन बदन स्वाद आज ही मुझे आया है। तनुलता के स्वाद, मेरे तन बदन सुंदर स्वस्थ आज ही आया है, मुझे खुशी हो रही है। मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया, मेरी कुटिया राजभवन से ही मनवाया मतलब अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगती है। और किसलाई कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। किसलाई मतलब सॉफ्ट, कुसलाई मतलब सॉफ्ट पत्ते, कोमल पत्ते, किसलाई पत्ते, सॉफ्ट कोमल पत्ते हमें हिला कर क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। कोमल पत्ते हिलकर हमें स्वागत करते हैं। मृद मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। मृद मनोभाव मन को प्रफुल्लित करने वाले
सुमन मतलब फ्लावर्स, मन को प्रफुल्लित करने वाले फ्लावर्स खिला करते आज खिले हैं, मन को प्रफुल्लित करने वाले सुमन आज खिले हैं। डाली डाली में नौ फल नित्य मिला करते हैं, डाली डाली में नौ फल नित्य, नव फल मिलने को नित्य देखने को मिलते हैं। तृण तृण पर मुक्ता बार जिला करते हैं, तृण 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 मतलब शरीर यानी घास, यहाँ घास मुक्ता मतलब मोती, मोतियों, जिला मतलब सुंदर, तृण तृण मेरा शरीर पर तृण पर शरीर के तृण पर मोतियों का तरह सुंदर लग रहे हैं। इस तरह सीता जी कह रही है, और सीता जी कह रही है यहाँ का प्रकृति सौंदर्य के बारे में कहते हुए कहती है कि सीता जी कहती है तनुलता सफलता स्वाद आज ही आया है मुझे, और मेरी झोपड़ी राजभवन से ही ज्यादा अच्छा लगता है। किसलय कोमल पत्ते मुझे हिलकर स्वागत करते, हमें हिलकर स्वागत करते हैं। मन को प्रफुल्लित करने वाले सुमन आज खिले हैं, डाली डाली में नौ फल देखने को मिलता है, और तृण तृण पर मोती जैसा सुंदर अनुभव होता है। इस तरह कहते हैं कवि। और अगले स्टैंजा देखिए, निधि कोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मनबाया। निधि कोले दिखला रही प्रकृति निज माया, प्रकृति ने मानो अपने निधि दे रही है। निधि कोले प्रकृति ने हमको अपना निधि दे रही है, निधि कोले दिखला रही है प्रकृति, प्रकृति हमें निधि दिखला रही है। मेरी कुटिया राजभवन से ही अच्छा लगते हैं। और कहता है कौन कि बागी टगा है मेरा, सीता जी पूछते हैं कौन कहता है यहाँ आकर मेरा भाग्य नसीब खराब हो गई है, कौन कहता है यहाँ आकर मेरा नसीब खराब हुआ है। वह सुना हुआ भाई दूर भगा है मेरा, फिर मेरा सारा यहाँ आकर मेरा सारा भाई दूर हो गया है। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, कुछ काम करने में मुझे इच्छा हो गया है। इच्छा आज यहाँ आकर मुझे कुछ काम करने के लिए इच्छा होती है। वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा, असली अनुभव यहाँ मिला कि मुझे वन में आकर असली अनुभव मिला कि मेरा गृहस्थ का शुरुआत, गृहस्थ जगह है मेरा गृहस्थ का शुरुआत हो रही है। यहाँ आकर मेरा गृहस्थ का शुरुआत हो रही है। घर और जीवन में मुझे इंटरेस्ट हो रही है। और अगली बार बताती हूँ, निधि कोले दिखला रही प्रकृति निज माया, प्रकृति ने मानो अपना निधि खोल कर हमें दे रही है। मेरी कुटिया राजभवन से ही अच्छा मुझे लग रही है। कहता है कौन कहता है यहाँ आकर मेरा भाग्य मेरा नसीब खराब हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ आकर मेरा भाई दूर हो गया है। मुझे घर और जीवन में इंटरेस्ट आ रही है, मुझे इच्छा कुछ करने में अब इच्छा हुई है। इस तरह सीता जी कहती है। और लास्ट स्टैंजा, वह वधु जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मनबाया। यहाँ सीता जी जानकी यानी सीता जी वधु बनकर आई है। वह वधु जानकी बनी आज जाया, यहाँ जानकी सीता जी वह बनकर वन में आए हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मनबाया। फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, सीता जी कह रही है यहाँ फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, मेरे फल फूलों से मेरी घर मेरी झोपड़ी सजी हुई है। फल फूलों से मेरे झोपड़ी यानी मेरे झोपड़ी कुटिया सजी हुई है। वे हरी पत्तले भरी तालियां मेरी, यहाँ के हरी पत्तले यानी पत्तियां, हरी हरी पत्तियां, यहाँ मुझे तालियां मतलब प्लेट,
यहाँ की हरी पत्तियाँ पत्तियाँ मुझे तालियाँ का काम करते हैं, तालियाँ प्लेट के काम कर रही है। यहाँ की पत्तियाँ मुझे प्लेट की काम कर रही है। मुनि बालिये हैं यहाँ आलिया मेरी, यहाँ के वास करने वाली मुनि बालिये यहाँ मेरे सखियाँ हैं, वो सारे मेरा सखियाँ हैं। सीता माँ जी दोस्त बन रही है, सीता माँ जी क्या दोस्त बन रही है, वो किसने, मुनि बालिये। तटिनी की लहरें और तालियां मेरी, नदी की लहरें का आवाज, नदी के लहरें का आवाज तालियां है मेरे, मुझे क्लैप कर रही है, आवाज नदी के लहरों का आवाज आ रही है, वो मुझे क्लैप कर रहे है, तालियां बजा रही है। क्या कहती है सीता माँ, कह रही है कि नदी के लहरों का आवाज मुझे तालियां बज रही है। और क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरे छाया यानी शैडो प्रतिछाया मुझे क्रीड़ा सामग्री बनी है। मेरी कुटिया में राजभवन मनभाया, सीता जी कह रहे हैं मेरे कुटिया है मुझे ज्यादा राजभवन से ही ज्यादा अच्छा लगती है, वो ज्यादा राजभवन से कम नहीं है। मेरे कुटिया में सारा चीज प्रकृति सौंदर्य है, खजाना है। और यहाँ मुनिवर हमें आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ के नदी किनारे में हिरन और सिंह एक साथ पानी पीता है, कोई झगड़ा नहीं करता है। यहाँ मेरे आगे पीछे कोई दासी नहीं है, मैं मेरा काम स्वयं करती हूँ। मुझे कोमल पत्ते हिलकर स्वागत करते हैं, हमें मन को प्रफुल्लित करने वाले फूल आज खिले हैं। मेरे डाली में नौ फल नित्य देखने को मिलता है। और कौन कहता है यहाँ आकर मेरा नसीब खराब हो गया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह वो यहाँ आकर अत्यंत खुशी प्राप्त की है। इस तरह लेखक ने कुटिया में राजभवन कविता के द्वारा सीता जी के बारे में, सीता जी वन में कितना सुख और शांति, सीता जी को वन में कितना सुख और शांति मिल रही है, वो राजमहल से ही ज्यादा मानती है, वो सुख शांति राजमहल से ज्यादा मानती है। इस तरह कहने की कोशिश की है। अभी एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, सीता जी का मन कहाँ बाया, सीता जी का मन कुटिया में बाया। सीता जी के प्राणेश कौन थे, प्राणेश श्री रामचंद्र। सीता जी कुटिया को क्या समझती है, राजमहल राजभवन समझती है। सीता जी कुटिया को राजभवन समझती है। नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं, नवीन फल नित्य डाली में, ब्रांचेस में। सीता जी गृहस्थी कहाँ जगी, सीता जी का गृहस्थी वन में जगी। वधु बनकर कौन आई है, वधु बनकर जानकी यानी सीता आई है। सीता की सखिया कौन है, मुनि बालिये। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 मुख्य अंश है, प्रसंग संदर्भ स्पष्टीकरण में आपको लिखना है। अब मैं आधुनिक कविताओं से दूसरा कविता है तोड़ती पत्थर, इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कवि है, ये कविता का कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय बताती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हुई। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। आपका निधन 1961 ईस्वी में हुआ। इसका रचनाएं, आपकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरम मुत्ता,
राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। निराला के काव्यों में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता दिखाई देते हैं। आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। निराला जी की भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है और गरिमा है। देखिए आगे देखिए, प्रस्तुत कविता तोड़ती पत्थर में क्या, सड़क पर पत्थर तोड़ने क्या हुआ, सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में यह प्रतिष्ठित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराने वाली यह प्रगतिवाद रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। प्रस्तुत कविता में कवि श्रमिक नारी के बारे में लिखी गई है। प्रस्तुत कविता श्रमिक नारी के बारे में लिखी गई है। वो काम करने का प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में और गर्मियों के बारे में वो लेखक इस कविता द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन महिला और असहाय नारी का अति सजीव चित्रण अंकित किया हुआ है। ये पत्थर तोड़ती रहती है, क्या श्रमिक नारी पत्थर तोड़ती रहती है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। गर्मी बहुत तेज थी, वो तेज गर्मी में भी दोपहर के समय में भी वो घर से दूर अपने कवि के घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में दया आता है, अपार सहानुभूति है। एक और तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है। एक और में क्या होता है, हमको क्या, एक और में अट्टालिका यानी महलों, हमको जब हमें गर्मी हो तो क्या होता है, हमें एसी कमरे में हम बैठ जाते हैं। और इसी तरह एक और तो धनी वर्ग क्या करते हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिका महलों में विश्राम कर रहा है। हमको गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो मध्याह्न के विषम ताप में भी ये श्रमिक नारी परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। तोड़ती पत्थर तोड़ रही है, अपने परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है, अपने कार्य में अपना प्रिय कार्य में व्यस्त है। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवाद रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। इस कविता द्वारा कवि ने श्रमिक नारी के बारे में, श्रमिक नारी काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में, गर्मियों की प्रचंडता के बारे में हमें बताने की कोशिश की है और इस कविता अनामिका से संकलित की गई है। निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। कविता को देखिए, एक बार पढ़ती हूँ, एक बार पढ़ूंगी और बाद में इसका अर्थ समझाते हैं। देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई ना छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन बर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन।
गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी जलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नदार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार का रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं ज्योति, सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुगर, ढलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कम में फिर जो कहाँ मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ कवि ने इलाहाबाद के रास्ते पर वो गुजर रहे थे। रास्ते पर चलते हुए कवि एक जवान मजदूर औरत को देखते हैं। ये अपने पेट पालन करने के लिए, अपने और अपने बच्चों का पेट पालने करने के लिए बड़ी धूप में पत्थर को तोड़ने का काम कर रही है। उसकी और की पीड़ा और काम के प्रति उसके मन में हुई प्रिय काम, वो अपने काम के प्रति उसका समर्पण भाव लेखक को मन को छू जाता है। वो अपने भावनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। लेखक यहाँ कहते हैं कि जब कवि इलाहाबाद के रास्ते पर गुजर रहे थे, कवि को महिला की हालत पर दया आता है। महिला क्या काम कर रही है? वो पत्थर तोड़ रही है। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि ने पत्थर तोड़ने को, इलाहाबाद के वो स्त्री पत्थर तोड़ने काम करने वाले को वो कवि ने इलाहाबाद के पथ पर, पथ यानी रास्ता पर, इलाहाबाद एक शहर का नाम, इलाहाबाद का रास्ते पर देखा है। वह पत्थर तोड़ रही है, वो महिला पत्थर तोड़ रही है। कवि कहते हैं, जब कवि ने इलाहाबाद के रास्ते पर गुजर रहे थे, तब वो श्रमिक नारी, पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक नारी को देखा है। वो अभी पत्थर तोड़ रही है और उसका परिस्थितियों के बारे में कवि कहते हैं, कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन बर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतबन। कवि कहते हैं, कोई ना छायादार पेड़, वहाँ कोई छाया देने वाली कोई पेड़ नहीं है। वहाँ कोई पेड़ की छाया नहीं है। पेड़, वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वो श्रमिक नारी ने वो पेड़ के नीचे, तले यानी नीचे बैठकर अपने स्वीकार मतलब कवि स्त्री ने पेड़ के नीचे बैठी हुई है और अपने परिस्थितियों को, अपने कठिन परिस्थितियों को, अपने सिचुएशन को वो स्वीकार कर रही है। श्याम तन, महिला, वो स्त्री, श्रमिक नारी देखने में कैसे है? वो देखने में शरीर सांवला है, काला रंग का है। वो औरत का शरीर सांवला है और बदा यौवन, बहुत यंग, यौवन से भरा हुई है। वो स्त्री यौवन से भरी है। नत नयन, इसका नयन झुकी हुई है, आंखें झुकी हुई है। प्रिय कर्म रतबन, लेकिन वो आंखें झुकी हुई है, पूरा शरीर काम में इन्वॉल्व है। रत लीन होना, रत मतलब लीन होना, लेकिन वो पूरा अपने काम में इन्वॉल्व है। वो अपने प्रिय कर्म अपने प्रिय काम को कर रही है।
जब लेखक ने इलाहाबाद के रास्ते पर गुजर रही थे तब लेखक ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को इलाहाबाद के रास्ते पर देखा है। वहाँ कोई छाया देने वाले पेड़ नहीं है, फिर भी वो छाया देने वाली कोई पेड़ नहीं है। वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्रमिक स्त्री ने अपने परिस्थितियों को स्वीकार कर रही है। और वो श्रमिक स्त्री देखने में कैसी है, वो सांवला रंग और यौवन से भरी है। वो अपने उसका आंख झुकी हुई है और अपने प्रिय कर्म में लीन हुई है। वो स्त्री अपने प्रिय कर्म कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। गुरु हथौड़ा हाथ, यहाँ लेखक कह रहे हैं गुरु मतलब बड़ा, हथौड़ा मतलब हैमर, प्रहार मतलब चोटी करना यानी अटैक करना। सामने तरु मालिका पेड़ों की कतार, तरु मालिका मतलब पेड़ों की कतार। अट्टालिका मतलब ऊंचे महल। प्राकार मतलब 4 दीवारें। लेखक यहाँ कहते हैं वो स्त्री अपने हाथों में बड़ा हथौड़ा, बड़ा हैमर हाथ में लिए हुई है। वो श्रमिक नारी अपने हाथों में बड़ा हैमर, बड़ा हथौड़ा, गुरु बड़ा हथौड़ा लिए हुई है और उन हथौड़ों से वो बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है, बार बार पत्थर को काटने की कोशिश कर रही है। सामने तरु मालिका उस संदर्भ में जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है, वो स्त्री जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है, वहाँ उन पेड़ के सामने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। तरु मालिका पेड़ों की कतार है, अट्टालिका है, ऊंचे ऊंचे महल है, प्राकार है, 4 दीवारें है। लेकिन वो महिला का औरत को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह हमारा समाज का यह परिस्थिति है। लेखक कहते हैं वो स्त्री श्रमिक नारी वो अपने हाथों में बड़ा हथौड़ा लेकर काम कर रही है, पत्थर को बार बार प्रहार कर रही है। और वो वहाँ जो काम कर रही है वहाँ पेड़ों की कतार है, अट्टालिका है, ऊंचे महल है और 4 दीवारें है। लेकिन वो स्त्री को देखने वाले कोई नहीं है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी जलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई बू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि चढ़ रही थी धूप बढ़ रही थी, धूप बहुत तेज थी, धूप चढ़ रही थी, धूप बहुत तेज हो गया है। गर्मियों के दिन, ये गर्मियों समर का दिन था, ये गर्मियों का दिन था। दिवा का तमतमा रूप, दिवा मतलब दिवस, सन दिवस मतलब सन, दिवा का तमतमाता रूप, सन का तमतमाता यानी गुस्सा, गुस्सा होना, गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, क्रोध से गर्मी का, क्रोध से सन दिन को क्रोध आया है, ये गर्मियों का दिन है। दिवा का तमतमाता रूप, दिन को बहुत क्रोध आ गया है क्योंकि वो गर्मी बहुत तेज था। उठी जलसाती हुई लू, अचानक शरीर को जलसाती देने वाली गर्मी हवाई चलने लगती है। गर्मी यहाँ दोपहर का समय है, दिन को बहुत क्रोध हुआ है और वहाँ तमतमाता उठी जलसाती हुई लू, शरीर को जलसाती देने वाली हवा, जोर से हवा चलने लगती है। रुई जो जलती हुई बू, रुई जो जलती हुई बू, रुई मतलब कॉटन, पीस ऑफ कॉटन, बू मतलब धरती, रुई यानी इतनी गर्मी है मानो धरती रुई की तरह जल रही है।